बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से भी होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे और यकीनन रीड भी कर रहे होंगे हमारी स्टोरीज़ का। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते और आपको साथ चलते हैं। हम बढ़ते हैं अपने पहले खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे लिए सीमा ने सेंड की है लाहौर से। सीमा कहती हैं कि ये तब की बात है कि मैं तब एक कॉलेज में पढ़ती थी और मेरे वालिदैन लाहौर के करीब ही एक गांव में रहते थे। मैं चूँकि हॉस्टल में रहती थी और वालिदैन गांव में ही रहाइश पजीर थे, तो उन्होंने मुझे गाड़ी भी लेके दी थी। हम लोग अल्लाह का मेहरबानी से हम लोग अफोर्ड करते थे, तो मैंने गाड़ी चलाना सीख ली। और मैं कॉलेज में जब हॉस्टल में से जब छुट्टियाँ होती थी कॉलेज की, तो मैं फिर अपने वालिदैन से मिलने उनके गांव चली जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि छुट्टियां थी कुछ 2-3, तो मैं अपने वालिदैन से मिलने हॉस्टल से छुट्टी लेके और कॉलेज से मैं चली गई गांव। और वहाँ पे मुझे वापसी के जब हमारा दिन आया तो मुझे वापसी में गांव से निकलते हुए कुछ देर हो गई। बहरहाल मैंने कोशिश की कि मैं जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले लाहौर पहुँच जाऊँ, मगर ये मुमकिन ना हुआ। और रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर ख़राब हो गया, वो पंक्चर हो गया, तो मैंने उसको चेंज करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद जब मैं रवाना हुई तो मैंने देखा कि रास्ता काफ़ी लंबा था, तो मुझे एक शॉर्टकट रास्ता याद आया। मैंने सोचा कि मैं उस साइड से चली जाती हूँ और जल्दी शहर पहुँच जाऊँगी। ये सोचकर मैंने अपनी गाड़ी जो थी वो खेतों की तरफ से नीचे उतार ली और वो खेतों में से गुज़रने लगी। मैं खेतों में से गुज़री थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था चूँकि दरख्त वगैरह थे साइडों पे, तो मुझे अंधेरा ज़्यादा महसूस हो रहा था। बहरहाल मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स जो थी वो ऑन की हुई थी और इसी तरह से मैं आगे बढ़ती जाती। रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार था क्योंकि वहाँ पर खड्डे थे और काफ़ी कीचड़ वगैरह दलदली टाइप का रास्ता था, दलदल बनी हुई थी। बहरहाल मैं आगे आगे बढ़ती जा रही थी, कोई दुआ करी थी कि मेरी गाड़ी में कोई ख़राबी ना हो ताकि मैं जल्द से जल्द इस वीराने से निकल जाऊँ। वहाँ पे कोई बंदा था, ना बंदे की ज़ात और ना ही कोई चरिंद ना परिंद। और वैसे भी रात का टाइम था, आस पड़ोस में गाँव होंगे जो कि इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे अंधेरे की वजह से। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मुझे खौफ सा एक में मुझ पर तारी होता जा रहा था। बहरहाल मैंने गाड़ी की रोशनी जो थी हेडलाइट्स की, उसकी रोशनी में देखा कि एक दूर एक खातून जो है वो जा रही हैं, काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई। उन्होंने सर पे गठरी एक पकड़ी हुई है और हाथ में भी कुछ पकड़ा हुआ है। जब मैं थोड़ा करीब हुई तो मैंने देखा कि वो एक बूढ़ी सी खातून थी और उन्होंने सर पे गठरी पकड़ी हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जा रही थी। मैं बहुत हैरान हुई इस टाइम पे ये खातून यहाँ पे क्या कर रही हैं, और इतनी उम्र दराज वो खातून थी। बहरहाल उन्होंने मुझे इशारा किया रुकने का, तो मैं रुक गई इंसानी हमदर्दी के तहत कि शायद इनको मेरी मदद की ज़रूरत हो। तो वो खातून मुझसे कहने लगी कि मुझे वहाँ जाना है। सामने मैंने देखा तो अंधेरे में मुझे कुछ मकानात की हयोले नज़र आए। वो कहने लगी मुझे यहाँ जाना है, मगर मैं अंधेरे की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा, जो मैंने वज़न उठाया हुआ है। मैं थक गई हूँ, इस वजह से मैं आपसे लिफ्ट ले रही हूँ, आपकी गाड़ी के अंदर बैठने की इजाज़त ले रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ख़ुद भी चल के जा सकती हूँ। तो अगर आप मुझे बैठाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस टाइप की उन्होंने बात मुझसे की पंजाबी में ही। तो बहरहाल मैंने उनको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी कि इनको मेरी मदद की ज़रूरत है, इतनी बूढ़ी खातून है। वो गाड़ी के पिछली सीट पे बैठ गई और मैं गाड़ी ड्राइव करने लगी। जब वो मकानात करीब आए तो मैंने वहाँ पर गाड़ी रोके कहा कि अम्मा जी अब आप यहाँ पर उतर जाएं, आपकी मंजिल आ चुकी है। लेकिन ये क्या, पीछे कोई भी नहीं था, वो औरत वहाँ पर नहीं बैठी हुई थी और ना ही वो सामान था उसका जो उसने पिछली सीट पर रखा था। मैं बहुत हैरान हुई कि वो एकदम से कहाँ गायब होगी, क्योंकि ना दरवाज़ा खुला और ना ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो एकदम से गायब हो चुकी थी। बहरहाल मैंने जल्दी से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। मैं काफ़ी डर चुकी थी कि वो क्या चीज़ थी जो कि एकदम से गायब होगी गाड़ी से। एकदम से मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मेरी गाड़ी के पीछे से कोई भागता हुआ आ रहा है। मैंने बैक मिरर से देखा तो मुझे वो खातून भागती हुई पीछे नज़र आई। वो जिनको चलने में भी दुश्वारी हो रही थी, वो इस वक्त पूरी स्पीड से भागती हुई मेरी गाड़ी के पीछे आ रही थी और बहुत खौफनाक आवाज़ों में वो चीखें मार रही थी। मैंने अपनी गाड़ी को तेज़ स्पीड से चलाने की कोशिश की, चूँकि वहाँ पे खड्डे थे और ज़मीन काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब हुई ये मैं नहीं जानती थी, मगर ये था कि गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ होगी। अब के बार मैंने जब पीछे देखा तो वो खातून जो थी बहुत तेज़ी से भागती हुई पीछे आ रही थी और एकदम से उन्होंने जैसे जंप लगाई और मेरी गाड़ी के
जो छत थी उसके ऊपर आके वो गिरी। काफ़ी ज़ोर से एक धमाकेदार आवाज़ आई और मैं खौफ से, मेरा हलक जो था उछल कर, मेरा दिल जो था हलक में आ गया और मैं डर रही थी कि अभी वो जाने क्या मेरे साथ करेगी। मेरे ज़हन में एकदम से आया कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर तलावत के लिए कुछ कैसेट्स वगैरह रखी हुई थी, जो मैंने जल्दी से निकाली और मैंने एक कैसेट जो थी वो ऑन कर दी। जैसे ही तलावत कलाम पाक की बाबरकत आवाज़ मेरी गाड़ी में गूंजी, वो औरत एकदम से मेरी छत से नीचे गिरी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफनाक हुलिये में थी, उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खौफनाक हो चुकी थी और वो बहुत खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी शक्ल से ज़्यादा मुझे उसकी खौफनाक आवाज़ों से डर लग रहा था। अब ऐसा था कि वो मेरी गाड़ी के पीछे भाग रही थी, मगर कलाम पाक की तिलावत की वजह से वो मेरी गाड़ी के करीब नहीं आ पा रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा और तेज़ की, मगर वही खड्डे और तमाम रास्ता ख़राब था, दलदली रास्ता था इस वजह से। लेकिन फिर भी वो औरत मेरी गाड़ी के करीब नहीं आ पा रही थी। मैं इस बात से बहुत मुतमईन थी। आगे मुझे जीटी रोड की जब नज़र आई हदूद, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जैसे ही जीटी रोड पे चढ़े मैंने गाड़ी की रफ्तार फुल तेज़ कर दी और बैक मिरर से मैंने जब देखा तो वो उसी जगह पर खड़ी थी। वो जीटी रोड पे नहीं आई थी क्योंकि शायद उसकी हद ख़त्म हो चुकी थी। वो वहीं पे खड़ी हुई बहुत गुस्से से मुझे देख रही थी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने उस रोज़ मेरी मदद की और आज भी जब मैं वो वाक़या याद करती हूँ तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मदद की और उससे मुझे बचाया। और आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि जब भी कभी आप लोग इस तरह से देर हो जाए या ऐसा हो कि आप अकेले सफ़र कर रहे हो तो कोशिश किया करें कि शॉर्टकट में वीरानों से गुज़रने के बजाय आप ऐसी जगह से जहाँ पे कि बारौनक रास्ता हो, आप वहाँ से गुज़रा करें। थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ी सी देर से आप मंजिल पे पहुँचे, मगर आप लोग इस तरह की चीज़ों की, इस तरह की मखलूक की रसाई से दूर ही रहें। और इससे बचने के लिए अपने साथ अल्लाह ताला का कलाम भी ज़रूर रखा करें और उसकी तिलावत भी किया करें। और जब घर से निकले तो ख़ुद पर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक के तो आप निकला करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे और हमें ऐसी मखलूक़ात से बचाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वाक़या हमारे साथ शेयर किए। अब एक छोटा सा वाक़या और हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये कहानी हमें सेंड की है नौशाबा ने, इंडिया से। नौशाबा कहती हैं कि मैं बरेली की रहने वाली हूँ और ये स्टोरी मेरे बहनोई की है जो कि दिल्ली में रहते हैं। मेरे बहनोई अपने चचा की बात उन्होंने हमें बताई थी। ये खौफनाक वाक़या। उनके चचा जब अपनी जवानी में थे वो एक हॉस्पिटल में मुर्दा खाने में चपरासी थे और मुर्दा खाने के दरवाज़े पर अक्सर उनकी ड्यूटी होती थी। वो वहाँ पर बैठा करते थे अपने दोस्त के साथ। वहाँ पर वो पहरेदारी करते थे, चौकीदारी करते थे, सॉरी चपरासी का है, चौकीदारी करते थे। वो कहते हैं कि अक्सर वहाँ पर डेड बॉडीज़ आती रहती थी, मगर हमें कभी कुछ ऐसा गैर मामूली महसूस नहीं हुआ और ना ही हमने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी थी। मगर एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ हस्बे मामूल ड्यूटी पे था और मेरा दोस्त जो था वो बाबा सिगरेट ला रहा था और पी रहा था, फिर वो सिगरेट लेने चला जाता था। इसी तरह तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था, तो हॉस्पिटल में काफ़ी शोर था। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि ये क्या वजह हुई है, इस टाइम पे शोर मच रहा है। तो मेरे दोस्त ने जब जाके पता किया तो मालूम हुआ कि वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ आई, 6-7 डेड बॉडीज़ थी, कि कोई वहाँ पर हादसा हुआ है और उसकी अंदर जो लोगों की डेथ हो गई है उनकी डेड बॉडीज़ आई हैं। तो वो सब डेड बॉडीज़ को तैयार करके स्ट्रेचर्स के ऊपर मुर्दा खाने पहुँचाया गया और वहाँ पर उन्होंने उनको सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर छोड़ गए। वो जो कुछ उनके थे मामलात वगैरह वो तय करने के बाद उन्होंने डेड बॉडीज़ को अंदर छोड़ा मुर्दा खाने में और ख़ुद सब वापस चले गए। मेरा दोस्त वहीं पर बैठा हुआ था और मैं उसके साथ बातें कर रहा था कि मेरा दोस्त कहने लगा कि ठहरो मैं सिगरेट लेकर आता हूँ और साथ में यहीं पे जो हॉस्पिटल की दुकान है वहाँ से सिगरेट और चाय भी ले आता हूँ बाहर खोखे से। वहाँ पर बाहर ही दुकान थी जहाँ पर चाय बना रहे थे और कुछ लोग जो थे, सर्दी का मौसम था चूँकि, तो लोग वहाँ पर बैठे हुए चाय पी भी रहे थे। जो लोग मरीज़ों के लवाकीन वगैरह थे और इसके अलावा जो उनके साथ आए हुए थे वो वहाँ पर बैठे हुए चाय पी रहे थे इस टाइम पे, क्योंकि वार्ड्स के अंदर मरीज़ों के साथ किसी को रहने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो सब लोग बाहर बैठे हुए थे। तो मेरा दोस्त जो था वो कहने लगा कि मैं भी चाय लेकर आता हूँ और तुम यहीं पे बैठो। वो चला गया और मैं वहीं पे बैठा हुआ था।
میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اندر کوئی چیز بڑی زور سے اسٹریچر جو ہے ایک طرف سے دوسری طرف گیا ہے. میں جلدی سے اٹھ کے اندر گیا کہ شاید کوئی وہاں پر کھڑا ہو جو کہ وہاں پہ رہ گیا اندر، جو کہ اسٹریچروں کو ابھی ایک سائڈ سے دوسری طرف لے کے جا رہا ہے، تو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں. جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک اسٹریچر تھا وہ دوسری دیوار کے ساتھ جا کے ٹکرایا، مگر وہاں پہ اس کو گھسیٹنے والا یا دھکیلنے والے کا کوئی اتا پتہ نہ تھا. میں نے اس اسٹریچر کو دوبارہ اس کی جگہ پر کیا اور ساری طرف چیک کر کے آیا کہ کوئی وہاں پر ہے تو نہیں ہے، مگر کوئی بھی نہیں تھا. اس کے بعد میں آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. تھوڑے بعد پھر دوبارہ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اسٹریچر کو دھکا دے کر دیوار کے ساتھ ٹکرایا اسٹریچر. میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی زور سے دیوار سے ٹکرایا تھا اور جو ڈیڈ باڈی تھی وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی. میں بہت حیران ہوا. میں نے دیکھا آگے پیچھے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا وہ جلدی سے آئے تو تاکہ ہم اس کو اٹھا کر ڈیڈ باڈی کو اسٹریچر کے اوپر دوبارہ رکھ دیں. اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو کہیں گے کہ تم نے دیکھا نہیں اور کوئی اندر جا کے اسٹریچر کے ساتھ کھیلتا رہا اور اس نے نیچے گرا دی ڈیڈ باڈی. مگر کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی میرا دوست نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ سے اسٹریچر دھکیلنے کی آواز آئی. اب کی دفعہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا اسٹریچر بھی وہاں سے دھکیلا جا چکا تھا اور وہ بھی آ کے دیوار کے ساتھ ٹکرایا. مگر میں حیران تھا کہ اسٹریچر کو دھکا کون دے رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا تھا. بہرحال میں وہیں پہ کھڑا رہا کہ اب کی بار میں دیکھوں کہ میں سامنے میں دیکھوں گا کہ کون اسٹریچر کو دھکا دیتا ہے. کچھ دیر میں وہاں پہ کھڑا تھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، مگر ایک دم سے مجھے یوں لگا کہ جیسے کمرے کے اندر کچھ ہلچل سی ہے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی جو تھی وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا اس کا سر جو تھا وہ بلند ہوا تھا. حالانکہ اس کے سر پہ چادر تھی مگر اس کا سر نارملی جو بیڈ کے ساتھ لگا ہوتا ہے اسٹریچر کے ساتھ لگا ہونا چاہیے تھا، وہ اپنی جگہ سے جیسے کوئی سر اٹھا کر لیٹا ہوا سر اٹھا کر دیکھتا ہے وہ اس طرح سے اس کا سر اٹھا ہوا تھا. حالانکہ اس کے چہرے پہ چادر موجود تھی. یہ دیکھنا تھا کہ میرے حواس جو تھے باختہ ہو گئے اور میں وہاں سے چلاتا ہوا باہر کی طرف بھاگا. میں جب باہر بھاگا تو میرا دوست جو ہے وہ سامنے سے چائے لے کر آ رہا تھا. اس نے مجھے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے چائے گر گئی اور بھاگتا ہوا میری طرف آیا اور اس نے مجھے پکڑ کے کہا کہ کیا ہوا. میرے منہ سے آواز نہیں نکلتی، الفاظ میرے حلق میں اٹک رہے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں. اور مجھے بار بار پوچھ رہا تھا کہ تم کہنا کیا چاہ رہے، مگر مجھ سے میرے حلق سے کوئی ایسی لفظ نکل نہیں رہے تھے. بالآخر وہ مجھے اندر کی طرف لے جا رہا تھا اور میں اندر جانا نہیں چاہ رہا تھا. ہمارا شور شرابہ سن کے کچھ ڈاکٹرز اور کچھ لوگ جو تھے اس طرف آ گئے تو وہ میں ان کو کچھ بتانے کے حالت میں نہیں تھا. انہوں نے بہرحال میری پوزیشن کو دیکھتے ہوئے خود ہی کمرے کے اندر چلے گئے اور پھر واپس آ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ڈیڈ باڈی زمین پر کیسے گر گئی ہے. میں نے ان کو بہت سمجھانا چاہا مگر ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ اس چیز کا بار بار پوچھ رہے تھے کہ اندر کون گیا تھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ باڈی خود بخود زمین پہ گر جائے. بہرحال وہ بہت زیادہ ٹینشن والی بات تھی. مجھے ان لوگوں کی پوچھ گچھ سے زیادہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کی ٹینشن تھی. ان لوگوں نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے گھر بھجوا دیا. اگلے روز صبح میں نے ان کے سامنے حاضر ہو کے پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا. وہ لوگ کچھ دیر سوچتے رہے. بالآخر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے فارغ کریں کیونکہ آپ اب یہاں پر رکنے کے قابل نہیں رہے. وہ لوگ میری بات کو نہیں سمجھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں یا شاید مجھ سے یہ حرکت ہو گئی اور میں اب ڈر گیا ہوں اور ایسی کہانی گھڑ لی ہے. میں خود بھی وہاں پر رکنا نہیں چاہتا تھا. میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور میں وہ جو بھی وہاں پہ مخلوقات تھیں جو بھی وہاں پہ، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں پہ کوئی غیبی مخلوق موجود ہے جو کہ یہ سب کر رہی ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے اس مخلوق کے شر سے محفوظ رکھا. آج مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بچایا اس چیز سے. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگوں نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. اب ہم ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.